हाय फ्लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। इसके अलावा आई नो बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है जब मैंने पहले पार्ट को पेनफुल लव के सेकेंड पार्ट को मैंने अपलोड किया था। उसके बाद ऑलमोस्ट 1 मंथ से भी ज़्यादा निकल चुका है, लेकिन रीज़न मैं आप लोगों को बता चुकी थी तो ऑफकोर्स सी बात है आप लोग समझ ही चुके होंगे कि क्या बात चल रही थी। क्या सिचुएशन चल रही थी। और साथ ही साथ मैंने ये भी बोला था कि मैं डायरेक्टली जुलाई में अपलोड करूँगी, लेकिन मेरे सेकंड चैनल पे फंक्शन एफएफ के लिए इतनी रिक्वेस्ट आ रही है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे किसे कंटिन्यू करना चाहिए। वैसे भी दोनों में से किसी एक चैनल को तो मुझे कंटिन्यू करना ही है, तो मैं कभी इसमें तो कभी उसमें, दोनों में ही बराबर अपलोड करूँगी। अगर आज इसमें किया है तो नेक्स्ट एपिसोड जब भी आएगा, नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा वो मेरे सेकंड चैनल पे आएगा। हाँ, मैं ये आपको श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकती हूँ कि मेरा नेक्स्ट वीडियो आप लोग को कल ही देखने को मिल जाएगा या परसों ही देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दीदी की शादी तो निपट चुकी है, लेकिन सीजनल वर्क यानी कि रुपाई शुरू हो चुकी है और अब उसमें हमको बहुत ज़्यादा काम करना होता है। इसलिए मैंने बोला था कि मैं डायरेक्टली जुलाई से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि जुलाई में ऑलमोस्ट पूरा काम हो जाता है और हमारे पास पूरा दिन रहता है जहाँ पे हम आराम से काम कर सकते हैं। अपने इस वाले काम पे काम कर सकते हैं। होप आप लोग समझ गए होंगे मेरी सिचुएशन को भी, और साथ ही साथ इस बात से मुझे दोबारा बॉदर ना करेंगे कि अपलोड करो। मुझे पता है आप लोगों को इंटरेस्ट टूट जाता है, लेकिन फिर भी मेरी भी सिचुएशन इस तरीके की नहीं है कि मैं सारी की सारी चीज़ें एक साथ हैंडल कर पाऊँ। वैसे मैं कर लेती, लेकिन घर में अभी भी दी और दादा लोग बचे हुए हैं जो दी की शादी के लिए आए थे, और उनके बच्चे भी हैं, तो उनके साथ नहीं होता है। तो प्लीज़ ट्राई करिएगा समझने का। तो चलिए इन बातों को यहीं पे छोड़ते हुए पेनफुल लव का थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जैन चेंग एक रूम में पहुंचा था, जो कि विंग का ही एक प्राइवेट रूम था, जिसे जैन फेंग मियान ने बना के उसे दिया था। उस रूम के अंदर शायद ही कोई जाता होगा, क्योंकि विंग कभी भी अलाउ नहीं करता था किसी को भी उस रूम में जाने के लिए। हालांकि उस रूम के दरवाजे कभी बंद नहीं रहा करते थे, लेकिन फिर भी उसकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करते हुए बहुत कम ही लोग वहाँ जाया करते थे। कोई इंपॉर्टेंट काम होने पे ही वहाँ का डोर नॉक किया जाता था, अंदर फिर भी नहीं जाया जाता था। लेकिन आज बहुत हिम्मत करने के बाद जैन चेंग ने ये हिम्मत की थी और वहाँ पे जाके वो विंग से बात करने लगा था। जिसको ये स्टोरी स्टार्टिंग से नहीं देखी है, जिसने वो जाके पहले के 2 एपिसोड देख ले, जिसके चलते आप लोग इस पार्ट को समझ पाएँ। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे विंग को वो थोड़ा बहुत सैड तो देख रहा था जैन चेंग, लेकिन उसके मन में खुद की तकलीफ़ इतनी ज़्यादा थी ना कि विंग की तकलीफ़ उसको ज़्यादा महसूस नहीं हो रही थी। उसे नहीं पता था कि विंग के अंदर क्या चल रहा है, लेकिन हाँ, उसने विंग से एक हेल्प ज़रूर मांग ली थी अभी इसी वक्त, और वो हेल्प थी उसकी शादी को तोड़ने की हेल्प। यहाँ पे जैन चेंग जैसे ही विंग को ये बताता है कि वो ये शादी नहीं करना चाहता, तो विंग बहुत ज़्यादा शॉकिंग एक्शंस के साथ जैन चेंग को देखने लगा था। और जैन चेंग बहुत इनोसेंट तरीके से, और ये कह सकते हैं कि इमोशनलेस फेस के साथ उसे देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो इन बातों के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है, और हो भी क्यों ना। आखिरकार कोई इंसान एक ऐसे इंसान से शादी कैसे कर सकता है जिसके भाई से वो प्यार करता है। ताउम्र उसे उस इंसान को देखना होगा जिस इंसान से वो प्यार करता है, लेकिन इन रीति रिवाजों की बेड़ियों में, इन सीमाओं में ऐसे घिर के रह जाएगा कि ना ही वो उसे खुल के बात कर सकता है, ना ही नज़र भर के उसे देख सकता है। इससे अच्छा तो वो किसी और से शादी कर ले, ताकि एटलीस्ट उसके पास एक ऑप्शन तो रहे मूव ऑन करने का। यहाँ पे जैन चेंग अपनी सिचुएशन को विंग को समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो शादी नहीं करना चाहता, लेकिन विंग थोड़ी ही देर के बाद उसे क्वेश्चनिंग लुक के साथ देखना स्टार्ट कर चुका था, और अगले ही पल उसने क्वेश्चन पूछ भी लिया, क्यों, आखिरकार क्यों वो शादी नहीं करना चाहता। लान वांगी एक ऐसा पर्सन है जिससे ऑलमोस्ट कल्टिवेशन वर्ड के हर एक ओमेगा और बीटा शादी करना चाहते हैं, लेकिन तुम क्यों नहीं करना चाहते। यहाँ पे जैन चेंग फिर से उसी इमोशनलेस फेस के साथ उसको रिप्लाई करता है, सही कहा तुमने, कल्टिवेशन वर्ड में हर एक अल्फा और बीटा उससे शादी करना चाहता है, लेकिन मैं नहीं करना चाहता। इसका रीज़न ये नहीं है कि वो बुरा इंसान है या फिर वो मेरे काबिल नहीं है। सच ये है
कि मैं किसी और को मेरे काबिल समझता हूँ, या ये कहो कि मैं किसी और को मेरी लाइफ में चाहता हूँ। मैं लैन सिचेन को मेरे लिए चाहता हूँ। मैं आज दिन में उनके पास गया भी था, मैंने उनसे बात भी की, लेकिन उन्होंने तो डायरेक्टली मुझे रिजेक्ट कर दिया, ये कह के कि वो मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन क्या मैं अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को इतनी जल्दी भूल जाऊँगा? क्या तुम्हें लगता है कि एक ही जगह रहने के बावजूद मैं उन्हें हर रोज़ देखूंगा और उसके बावजूद वो मुझसे एक्सपेक्ट करेंगे कि मुझे उन्हें भूल जाना चाहिए? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और मेरे हिसाब से एक ही रास्ता बचा है कि मैं खुद को तकलीफ़ ना दूं, और वो रास्ता बस यही है कि लैन वांग जी के साथ मेरी शादी ना हो, वरना मुझे नहीं पता कब मैं घुट घुट के मर जाऊंगा। विंग बहुत ज़्यादा सरप्राइज था ये सुन के कि जैन चैंग को लैन वांग जी अपने लिए पसंद हो ना हो, लेकिन हाँ, जो इंसान पसंद है वो लैन सिचेन था। लैन सिचेन जो कि अभी तक उसने अपनी शादी का डिसीजन नहीं लिया था। अगर उसने डिसाइड किया होता, अपनी शादी के बारे में कुछ सोचा होता, तो ऑफ कोर्स सी बात थी, पहले उसी का रिश्ता आया होता। लेकिन यहाँ पे एक तो मैडम यू की कंडीशन की वजह से, और दूसरा लैन सिचेन ने कोई भी शादी में किसी भी तरीके का कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, जिसके चलते उनकी शादी की बात भी यहाँ पे नहीं हुई। तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज था ये जान के कि आखिरकार लैन सिचेन के अंदर जैन चैंग को ऐसा क्या दिखा कि वो उससे प्यार करने लगा। खैर, फीलिंग्स हैं, कभी भी किसी के भी ऊपर आ सकती हैं, कोई भी कभी भी किसी को भी पसंद कर सकता है। यहाँ पे थोड़ी देर बाद सरप्राइज होने के बाद विंग ने फिर से जैन चैंग से क्वेश्चन किया, 1 मिनट, क्या कहा तुमने? तुम आज दिन में जियोजुन से मिले थे? यहाँ पे जैन चैंग अपने सर को हिलाते हुए आंसर करता है, हाँ, वो दिन में उससे मिला था, और उसने कोशिश की थी कि वो अपनी फीलिंग्स उससे जता सके, अपनी इच्छाओं को उसे जता सके, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सके, साथ ही साथ अपने प्यार का इजहार भी कर सके। लेकिन यहाँ पे तो जियोजुन ने डायरेक्टली उसे ये कह के रिजेक्ट कर दिया कि उसने कभी भी उसको इस तरीके से नहीं देखा, कभी भी उसके मन में जैन चैंग के लिए कोई भी ऐसे ख्याल नहीं आए जैसे कि जैन चैंग उसके लिए रखता है। और वैसे भी जैन चैंग और लैन वांग जी की शादी होने वाली है, यानी कि तुम बहुत जल्दी ही हमारे परिवार का सदस्य बनने वाले हो। लेकिन वो सदस्य मेरी वजह से नहीं बनने वाले हो, तुम मेरे ब्रदर के होने वाले ओमेगा हो। तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसी के साथ ऑनेस्ट रहो। यहाँ पे जैन चैंग जैसे जैसे अपनी बातों को कंप्लीट कर रहा था, वैसे वैसे इसकी नज़रें पूरे उस कमरे में घूम रही थी, जिस कमरे में अभी अभी विंग और जैन चैंग दोनों ही बैठे हुए थे। जैसे जैसे उसकी नज़रें पूरे कमरे में घूमी, उसने पूरे कमरे को ऑब्जर्व किया, उसे महसूस हुआ कि यहाँ पे नॉर्मल चीज़ें नहीं हैं। यहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग्स हैं, बहुत सारे पोर्ट्रेट्स हैं, लेकिन उससे बड़ी अजीब बात ये थी, या ये कहो कि शॉकिंग बात ये थी कि इन पोर्ट्रेट्स में ऑलमोस्ट 80% पोर्ट्रेट्स, 80% पेंटिंग्स लैन वांग जी की थी। हाँ, जब से जैन चैंग इस कमरे में घुसा था, उसे नहीं पता चला कि आखिरकार उसने ये ऑब्जर्व नहीं किया या फिर ये ध्यान नहीं दिया कि इस कमरे में एक्चुअल में है क्या। उसे बस अपना तकलीफ़, अपने दर्द, अपने दुख को बयां करना था, और अब वो इस चीज़ को बयां कर चुका था। तो तब जाके उसे फुर्सत मिली थी कहीं इस कमरे को देखने की। तो उसने अब नज़र भर के कहीं इस कमरे को देखा था, और यहाँ का नज़ारा देखने के बाद तो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुका था, क्योंकि वो सच में नहीं जानता था विंग के अंदर की फीलिंग्स को। ऐसा नहीं था कि यहाँ पे सिर्फ लैन वांग जी की ही पोर्ट्रेट्स थी या फिर पेंटिंग्स थी, लेकिन हाँ, 80% पूरी उसी की थी। हर वॉल पे उसकी पेंटिंग्स लटक रही थी, हर जगह उसकी पेंटिंग रखी हुई थी, हर एक जगह उसका पोर्ट्रेट रखा हुआ था। लेकिन इस कमरे में और भी बहुत सारी पेंटिंग्स थी, जैसे कि जैन यांग ली, जैन फेंगमियान, जैन चैंग और भी बहुत सारे फ्रेंड्स जो कि विंग के अराउंड ऑफ रहते थे। लेकिन यहाँ पे गौर करने की बात ये थी कि सिर्फ एक मैडम यू ही थी जिनकी सिर्फ एक पेंटिंग थी। हाँ, ऐसा नहीं था कि इस कमरे में मैडम यू की पेंटिंग नहीं थी, लेकिन हाँ, सिर्फ एक ही पेंटिंग थी जो कि सिर्फ विंग ने अपने इमेजिनेशन के तौर पर बनाई हुई थी। वहाँ पे उसने मैडम यू को हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ और बहुत ही शांत तरीके से ड्रॉ किया हुआ था। ऐसा लग रहा था कि एक ऐसी मूर्त सामने थी जो कि न जाने कितनी ममता से भरी हुई थी, न जाने कितना प्यार उसके अंदर से झलक रहा था, कितनी खुश वो लग रही थी।
जबकि एक्चुअल में कभी किसी ने भी मैडम यू को इतना खुश, इतना शांत, इतने ममता के साथ कभी नहीं देखा था। यहाँ पे जैसे ही जैन चैंग ने अपनी माँ के पोर्ट्रेट को देखा, वो उठ के उसके पास गया और उसको छूते हुए उसने विंग से पूछा, तुमने ये तस्वीर कैसे बनाई? मैंने तो कभी अपनी माँ को इस तरीके से नहीं देखा। मुझे नहीं लगता कि इस जन्म में मैं अपनी माँ को ऐसे कभी देख भी पाऊंगा। तो तभी विंग उठते हुए जैन चैंग के पास गया, उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोला, तुम्हारी माँ, उन्होंने कभी हंसना सीखा भी है? उन्हें मुस्कुराना भले ही ना आए, लेकिन हाँ, उन्हें दूसरों की मुस्कुराहट उजाड़ना जरूर आता है। यहाँ पे थोड़ा सा ताना देते हुए उसने जैन फेंगमियान की माँ पे एक कमेंट किया, जो कि जैन चैंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन फिर भी सच्चाई इस बात में ज़रूर थी कि उसकी माँ को भले ही मुस्कुराना ना आता हो, लेकिन दूसरों की मुस्कुराहट बिगाड़ने का उन्हें बहुत शौक था। यहाँ पे जैन चैंग अपनी फीलिंग्स को पहले ही मैडम यू को बता चुका था, लेकिन फिर भी अपने बच्चे की फीलिंग्स को, भावनाओं को इग्नोर करते हुए, उन्हें साइड रखते हुए, वो फिर भी इस जिद पे अड़ी हुई थी कि लान वांग जी के साथ ही जैन चैंग की शादी होगी। यहाँ पे कुछ देर के बाद और भी पेंटिंग्स को देख लेने के बाद, उनको अच्छे से ऑब्जर्व कर लेने के बाद, फिर से जैन चैंग और विंग दोनों ही एक साथ बैठ चुके थे। यहाँ पे जैन चैंग का अब टर्न आ चुका था क्वेश्चन पूछने का। उसने विंग से क्वेश्चन किया, यहाँ पे हर किसी की तस्वीर है, लेकिन जिसकी सबसे ज़्यादा है वो लैन वांग जी है। कहीं तुम उसे पसंद तो नहीं करते हो ना? यहाँ पे जैन चैंग ने जैसे ही इस क्वेश्चन को पूछा था विंग से, तो विंग पहले ही अपनी नज़रों को नीचे की तरफ झुकाए हुए था और अभी भी उसके फेस पे कोई भी बदलाव नज़र नहीं आ रहा था। कोई भी इमोशंस नहीं थे, ना ही वो हंसा, ना ही वो सैड हुआ। वो बस इमोशनलेस फेस के साथ अपने ग्राउंड को, यानी कि ज़मीन को देख रहा था। यहाँ पे कुछ समय तक साइलेंट रहने के बाद जब जैन चैंग को कोई आंसर नहीं मिला, तो जैन चैंग समझ चुका था कि हाँ, उसने जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर हाँ है। इसका मतलब है कि विंग लैन वांग जी को पसंद तो करता है। जैसे ही जैन चैंग अपने आंसर को समझ चुका था, वैसे ही वो उठ के डायरेक्टली विंग के सामने बैठा, उसके शोल्डर्स को थोड़ा टाइटली पकड़ते हुए उससे बोला, अगर तुम उसे प्यार ही करते हो तो प्लीज़ मेरी हेल्प करो ना। तुम उससे बोलो कि तुम उससे प्यार करते हो और वो तुमसे शादी करे। मेरी हेल्प हो जाएगी। प्लीज़ प्लीज़ जाके उससे अपने लव का कन्फेशन करो। यहाँ पे जैसे जैसे जैन चैंग विंग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था, वैसे वैसे विंग के आंखों में से आंसू कब निकल आए ये उसे खुद भी नहीं पता चला। यहाँ पे बहुत देर तक जैन चैंग ने विंग को कन्विंस करने की कोशिश की कि प्लीज़ जाके लान वांग जी को अपने लव का कन्फेशन करो, उससे बोलो कि वो तुमसे शादी करे ताकि मैं इस शादी से बच सकूं। लेकिन बहुत टाइम निकल जाने के बावजूद भी विंग की आंखों से आंसू तो निकले, लेकिन मुंह से जवाब नहीं निकला। यहाँ पे जैन चैंग फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था और हल्का सा धक्का विंग को देते हुए बोला, तुम कुछ बोलोगे या नहीं? क्या तुम मेरी मदद नहीं कर सकते? क्या एक भाई होने के नाते तुम इतना नहीं कर सकते? प्लीज़ कुछ करो, तुम्हारा और मेरा, हम दोनों का प्यार बच सकता है। प्लीज़ प्लीज़ कुछ करो। यहाँ पे जैन चैंग की इस ज़बरदस्ती के साथ अब विंग भी फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। उसने भी अपने आप को एक झटके के साथ खड़ा किया और अपने कदमों को थोड़ा आगे बढ़ाया और उसके बाद चिल्लाते हुए बोला, क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं कुछ करूं? तुम्हें क्या लगता है कि क्या मैं उस मैटर में कुछ कर सकता हूं? अगर मैं कर सकता तो मैं कर चुका होता, लेकिन तुम अच्छे से जानते हो वो लैन सेक्ट है, जैंग सेक्ट नहीं है, जहाँ पे जोर ज़बरदस्ती की जाती है। वहाँ पे सबसे पहले उस इंसान की मर्जी पूछी जाती है, जिस इंसान की शादी हो रही हो या उसके लाइफ के कोई डिसीजंस लिए जा रहे हों। वो जैंग सेक्ट नहीं है जहाँ पे अपने फैसलों को सबके ऊपर थोप दिया जाता है। वहाँ पे हर एक इंसान अपने फैसले खुद लेता है, स्पेशली अपनी शादी के फैसले तो वो खुद ही लेता है, क्योंकि वहाँ के लोग मानते हैं कि शादी एक बार होती है। और तुम भी जानते हो कि लैन सेक्ट का रूल है कि प्यार लाइफ में एक बार ही होता है। और अगर लान वांग जी को मेरे लिए थोड़ी सी भी फीलिंग्स होती ना, तो वो इस शादी के लिए एग्री नहीं होता, वो इस शादी के लिए रिफ्यूज़ करता। लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसका मतलब है कि उसे मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, और अगर वो मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं रखता, वो मुझे पसंद नहीं करता, तो मैं अपने प्यार के लिए भीख क्यों मांगूँ? मैं तड़पना, घुट घुट के मरना, हर एक चीज़ बर्दाश्त करूँगा, लेकिन भीख में दी गई हुई चीज़ें मुझे ना कल पसंद थी, ना ही आज पसंद है, और ना ही आने वाले समय में पसंद होगी। अगर उसे
मुझसे प्यार नहीं है, वो मुझे पसंद नहीं करता है, तो मैं उसके सामने जाके भीख नहीं मांग सकता। लेकिन हाँ, जहाँ तक बात रही तुम्हारी इस शादी को तोड़ने की, तो तुम मुझे बता सकते हो। तुम किसी भी तरीके की हेल्प मुझसे चाहते हो तो तुम बता सकते हो, मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगा। लेकिन लानवांग जी के साथ जाके उससे बात करने का, उससे अपने लव का कन्फेशन करने का काम मुझसे नहीं होगा, क्योंकि ये सब कुछ करने का रिजल्ट मैं पहले ही जानता हूँ। जिस तरीके से जेओजुन ने तुम्हें रिजेक्ट किया है, वैसे ही लानवांग जी मुझे रिजेक्ट करेगा और बात वहीं की वहीं रह जाएगी। लेकिन हाँ, अगर तुम चाहो तो हम लैंस एक्ट के बड़ों से बात कर सकते हैं, या ये कहो कि अब जब भी बड़े लोग इस शादी के विषय में सभा बैठाएंगे तो उस वक्त हम इस बात को सामने रख सकते हैं कि तुम ये शादी नहीं करना चाहते। यहाँ पे चैन चैंग जैसे ही इस बात को सुनता है तो वो थोड़ा सा घबराते हुए बोलता है कि क्या कहा तुमने? सबके सामने इस बात को रखेंगे? तुम्हें पता है अगर हमने ऐसा किया तो माँ मार डालेगी मुझे। तो यहाँ पे विंग जैन चैंग को समझाते हुए बोलता है तुम्हारी माँ तुम्हें मार डालेगी, जैसे भी हो तुम उसकी औलाद हो, वो तुम्हें कभी भी कुछ भी नहीं करेंगी। कुछ दिन नाराज रहेंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगी। लेकिन हाँ, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुम्हारे साथ वो होगा जो तुम नहीं करना चाहते। तुम्हें लैनवांग जी से शादी करनी ही पड़ेगी। तुम्हारे पास बस 2 ही ऑप्शन हैं, या फिर सबसे बात करो या फिर इस शादी को करो। खैर, मेरे पास तो कोई भी ऑप्शन नहीं है। मेरे पास तो बस एक ही ऑप्शन है, और वो भी ये कि चुपचाप सब कुछ सहन करते जाओ, चुपचाप सब कुछ देखते जाओ। जो हो रहा है एडजस्ट कर सकते हो तो करो, नहीं तो घुट घुट के ऐसे ही मरो। लेकिन तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम अगर इस शादी से बचना चाहते हो तो सबके सामने इस बात को रखो। वैसे भी लैंस एक्ट वाले किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। अगर तुमने तुम्हारी समस्या सबके सामने रखी तो समाधान तुम्हें तुरंत मिलेगा, क्योंकि तुम भी अच्छे से जानते हो कि लैंस एक्ट खुद में ही एक ऐसा सेक्ट है जहाँ बस रूल रेगुलेशंस सबसे पहले आते हैं, और उनके रूल रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग कोई भी किसी को ज़बरदस्ती मजबूर नहीं कर सकता किसी भी चीज़ को करने के लिए। और शादी बहुत बड़ी बात होती है। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद भी तुम्हें शादी करने की ज़रूरत पड़ेगी। आगे तुम्हारी मर्जी है, तुम इस चीज़ को एक्सेप्ट करो या ना करो। लेकिन तुम्हारे पास ऑप्शन बस ये 2 ही बच चुके हैं, या फिर एक्सेप्ट करो या फिर सबके सामने इस बात को रखो। आगे तुम्हें चूज़ करना है। ऐसा कहते हुए विंग ऑलमोस्ट कमरे से बाहर जा चुका था, और जैन चैंग उस कमरे में ही रह चुका था, ये सोचते हुए कि आखिरकार अब उसे क्या करना चाहिए। क्या उसे विंग की बात मान लेनी चाहिए? क्या विंग ने जो अभी उसे बताया क्या वो सच हो सकता है? अगर वो सबके सामने इस बात को रखता है कि वो इस शादी को नहीं करना चाहता, तो क्या उसकी बात को मान लिया जाएगा? क्या उसकी समस्याओं का समाधान उसे मिलेगा? यहाँ पे जैन चैंग इस डीप थॉट में था, और सच में सोचा जाए तो ये बात एकदम सच भी थी। सोचने वाली बात तो ज़रूर थी कि क्या विंग का दिया हुआ ये एक आइडिया काम करेगा या नहीं। ये तो हम देखेंगे आने वाले एपिसोड्स में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।